जी, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी छठ महोत्सव, छठ महापर्व की तैयारी कर रहे होंगे, अपने घर की ओर लौट रहे होंगे और छठ महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएँ आपको देता हूँ। आज आपसे बैठा हूँ शेयर करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जजमेंट, जो शायद हम सबों को जानना बहुत ज़रूरी है इस रूप में कि ये जजमेंट में जिस व्यक्ति को सजा दी गई, उस व्यक्ति ने धन के लोभ के लिए अपने भाई, हालांकि वो सौतेला भाई था, उसकी हत्या की साजिश की पहले, और असफल होने के बाद फिर दोबारा साजिश करके उसने अपने भाई की हत्या की। और किस शातिराना अंदाज में ये घटना 1933 में अंजाम दिया गया। सज़ा का फैसला जो रिपोर्टेड है एआईआर कलकत्ता के 1936 के वॉल्यूम में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस आदेश को दिया। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि 26 नवंबर 1933 को, वो साल भारत की आज़ादी का साल था। उस दौरान पूरा विश्व पूरा विश्व दो महायुद्ध, जो महाविश्व युद्ध हुए हैं या विश्व युद्ध हुए हैं दो, उनके बीच का समय था। यहाँ गांधी जी के साथ साथ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर क्रांतिकारी योगदान दे रहे थे। उसी समय में 26 नवंबर 1933 को हावड़ा स्टेशन पर एक रॉयल परिवार स्टेशन जा रहा होता है कि वहाँ से वो ट्रेन पकड़कर अपने घर जाए। पाकुर राज दरबार का वो एक नौजवान लड़का होता है, उसका नाम होता है अमरेंद्र चंद्र पांडे, और वो अपने परिवार के साथ, अपने एक दोस्त कमल प्रसाद के साथ हावड़ा स्टेशन पर के प्लेटफॉर्म पर जैसे ही जाता है कि एक छोटे कद का सांवला व्यक्ति कंबल से अपने चेहरे को लपेटे खद्दर पहने हुए उससे तेजी से टकराता है, जिससे उसे अमरेंद्र पांडे को चुभन महसूस होती है। वो हल्ला करता है, लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो आदमी गुम हो जाता है भीड़ में। और फिर जब वो अपने कुर्ते की आस्तीन को उठाकर अमरेंद्र पांडे देखता है तो देखता है कि एक हल्का पीले रंग का या लगभग रंगहीन पदार्थ उसके हाथ में है, और कुछ चुभन होने की निशानी जैसा भी वहाँ है, हालांकि खून नहीं बह रहा है। वहाँ पर उसका भाई भी होता है, परिवार के अन्य लोग होते हैं। उसका दोस्त उससे कहता है कि नहीं, ये कोई छोटी घटना नहीं है। उसकी बहन भी बोलती है कि ये कोई छोटी घटना नहीं है, तुम्हें यहाँ पर इसकी जांच करानी चाहिए, चलो डॉक्टर से दिखाओ। लेकिन उसका भाई और कुछ अन्य रिश्तेदार उससे कहते कि नहीं, ये मामूली सी घटना है, चलो हम लोग यहाँ चलते हैं। और वो लड़का जाता है अपने घर। जाते ही के साथ उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है, बहुत जोड़ों का बुखार होने लगता है, पूरे आर्म पिट में और शरीर के अन्य भागों में उस अमरेंद्र चंद्र पांडे के गिल्टियाँ निकलने लगती हैं, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। और उसे तभी उसके दोस्त जो उसको हावड़ा स्टेशन पर इस घटना का साक्षी था, वो उसे तार भेजता है कि तुम इमीडिएटली आओ। और जब वो कलकत्ता पहुंचता है, उसकी जांच होती है, जांच में उसका ब्लड कल्चर लिया जाता है। इस बीच में 3 दिसंबर को उसे न्यूमोनिया हो जाता है, वो कोमा में वो कोमा में चला जाता है, और 4 दिसंबर को उसकी मौत हो जाती है, 26 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक। इस बीच में उसके ब्लड सीरम की टेस्ट की रिपोर्ट बाद में आती है, और उसके ब्लड रिपोर्ट में पाया जाता है कि उसके शरीर में पूरी तरह से ब्यूबोनिक प्लेग के जर्म्स पाए गए हैं, और उसी के वजह से उसकी मृत्यु हुई है। चूँकि कलकत्ते में ब्यूबोनिक प्लेग उससे पहले 5 साल में ये कभी भी नहीं हुआ था, एक भी केस नहीं पाए गए थे, तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को ये केस सौंपा जाता है कि देखिए इसमें क्या मामला है। फिर जब आता है कि उसके बैसिलस पेस्टिस नाम का
बेबोनिक प्लेग का जो जर्म्स है उसके शरीर में पाया जाता है तो होता है कि नहीं ये मामला कुछ और है, तब एफआईआर किया जाता है और एफआईआर की जांच सौंपी जाती है। दो उस समय एक वहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं उनको, और एक जो इंडियन होते हैं वहाँ के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर, उनको सौंपी जाती है जांच में। और इधर जब ब्लड सीरम की रिपोर्ट आती है तो वो डॉक्टर जो जांच करते हैं वो भी आश्चर्य प्रकट करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि किसी को ब्यूबोनिक प्लेग का लक्षण पूरे कलकत्ता में पिछले 5 से 10 साल में नहीं पाया गया है और ये तो बहुत खतरनाक है, यहाँ कोई लक्षण ही नहीं पाया गया है। तब जाकर इसकी जांच 2 ऑफिसर्स को सौंपी जाती है। वो ऑफिसर होते हैं, एक अंग्रेज ऑफिसर होते हैं और दूसरे जो ऑफिसर होते हैं वो हिंदुस्तानी होते हैं। उनका नाम होता है शरद चंद्र मित्रा, और वो जो अंग्रेज होते हैं कलकत्ता पुलिस स्टेशन के उस समय के ऑफिसर इंचार्ज ली ब्रॉक्यो उनका नाम होता है। वो दोनों जांच करते हैं। जांच में ये पता चलता है कि हॉफमैन इंस्टीट्यूट के पास जो बॉम्बे में है वहाँ से इस सीरम को चुराया गया है और उसी का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। अब आश्चर्य होता है कि वहाँ से ये लाया कौन। तब तक व्योमेंद्र पांडे जो बड़ा भाई जो मृतक अमरेंद्र है उसके बड़े भाई पर पुलिस जब तहकीकात करती है तो पता चलता है कि वो व्योमेंद्र पांडे अब का एक मित्र हुआ है करता है डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य। व्योमेंद्र पांडे अपने इस सौतेले भाई को हटाना चाहता था क्योंकि जैसे ही वो बालिग 18 साल का हुआ मृतक, वो तुरंत अपने भाई के नाजायज़ खर्चों पर रोक लगवाया और अनेकों जो ज़मीन उसने बेच रही थी बेचने का सोचा था या बेचा था उन सबों पर कोर्ट से स्टे लिया और कानूनी कार्रवाई की। इसको लेकर व्योमेंद्र मारने की साजिश अपने छोटे भाई को कर रहा था और इसमें उसका सहायक बना एक कथित डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य। हालांकि उस समय के अगर आप अखबार को देखेंगे या रिसर्च को देखेंगे तो लोग उसे डॉक्टर बताते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं था, वो एक रिसर्च असिस्टेंट था कलकत्ता मेडिकल सप्लाई कंसर्न उस समय के कॉर्नवालिस स्ट्रीट पर। लेकिन लोग उसको डॉक्टर साहब कहने लगे। उसके इसके बड़े भाई व्योमेंद्र ने साजिश रची और उसके बाद वो हॉफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे में ऑब्टेन करना चाहा अपने डॉक्टर होने का हवाला देकर, रिसर्चर होने का हवाला देकर, लेकिन उसे मना कर दिया। तब लगा कि अब इसके लिए उपाय क्या है, तो फिर उसने एक फॉल्स रेफरेंस दिया एक कलकत्ता के डॉक्टर शिवपादा भट्टाचार्य का, और उसके आधार पर वो वहाँ से उस को कल्चर को ले लिया और उसके बाद वो वहाँ जाकर और अंदर वो ऑर्थर रोड इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल में अंदर चला गया और वहाँ से जो लाइव प्लेग कल्चर था उसको चोरी कर लिया और वहाँ से वो सीधे कलकत्ता आ गया और किसी तरीके से, और वो उसको इंजेक्शन में तैयार करके एक व्यक्ति को रेडी किया और उससे उसको इंजेक्ट करवा दिया। व्योमेंद्र ने आज तक माफ़ कीजिएगा, जब ट्रायल चला तो आज तक कोर्ट या पुलिस वो एकॉम्प्लिस कौन था जो उसको इंजेक्ट किया कौन था उसका पता नहीं कर सकी। और इस तरह से आए इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। तारकनाथ को भी सज़ा मिली। ये दो मामले से लेके इस केस को जानना इसलिए ज़रूरी है हम सबों को, भले ही हम लॉ के फील्ड के ना हो। पहला कि संपत्ति के लिए लोग किस हद तक गुजर जाते हैं, लोभ के लिए, अपने भाई के हिस्से के लिए या अपने परिवार के लिए या सरकार से या कहीं भी, अर्थात कि संपत्ति के लिए जो एक हवस है उससे। और दूसरा कि ज्ञान का किस तरह से दुरुपयोग करके प्लेग के सीरम का इस्तेमाल करके
किसी व्यक्ति की जान ली जा सकती है और ट्रेस भी नहीं छोड़ा जा सकता है, और ऐसी हत्या की जा सकती है कि जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सके। उस समय ये पूरा केस चर्चा का विषय बना जब इसमें दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा कलकत्ता हाई कोर्ट से हुई। और इस केस को लेकर अमेरिका, यूएसए की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन ने 1935 में एक आर्टिकल छापा, मर्डर बाय जर्म्स करके, और इसमें अच्छा उल्लेख किया है। फिर टेलीग्राफ अगर आप देखते हैं, मैंने ये जो आपको बातें बताई जजमेंट और इंटरनेट रिसर्च के आधार पर बताई हैं। और इसके बाद ये केस पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर था कि किस तरह से बेनियंद्र वो चिट्ठी लेता है। वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सारे डॉक्यूमेंट्री सबूत और वो प्लेग का सीरम का वहाँ से ले जाना, और कोई एक्सप्लेनेशन बेनियंद्र के पास नहीं होना, और बेनियंद्र का जॉइंट प्रॉपर्टी और अमरेंद्र के हिस्से को पूरी तरह से दखल में लेकर और उसे बेच देने की नीयत से उसकी हत्या करना, और इसके लिए वो साजिश रचना। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में हर लॉ स्टूडेंट को या हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जानना जरूरी है कि किस तरह से उन परिस्थितियों में 1932-33 का ये क्राइम है, कैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया होगा और दोषी को सज़ा दिलवाई होगी, जबकि इनिशियल मेडिकल एविडेंस ये रूल आउट कर रहे थे कि इट इज़ नॉट एन it is a not abnormal death, but rather it is normal death by pneumonia। बाद में फिर उन्होंने रीसर्टिफाई किया कि नो, इट इज़ ए डेथ कॉज्ड बाय द ब्यूबोनिक प्लेग। तो ये लगा कि आपसे चर्चा की जानी चाहिए, और आपसे प्रार्थना है कि चैनल को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। हर तरह के सुझाव का स्वागत है। हर तरह की टिप्पणी, भले ही किसी को बहुत ही आहत करने वाली ना हो, उसका स्वागत है। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। नमस्कार।